बात आती है कि हमने छोटा मोटा फायर क्या होती है ये हमें पता लग गया, फायर ट्रैंगल क्या होता है ये हमें पता लग गया, कितने टाइप की होती है ये हमें पता लग गया, छोटी मोटी को कैसे बुझाना है ये हमें पता लग गया, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ करना है और उसको यूज़ करके हमने क्या कहते हैं अपना फायर को बुझाना है, सप्रेस करना है, वो हमें पता लग गया। लेकिन अगर हम इसमें फेल हो गए, ठीक है, अगर हम जो है प्राइमरी लेवल पे फायर को सप्रेस नहीं कर सके, फायर को नहीं बुझा सके, फायर को हैंडल नहीं कर सके, उस सिचुएशन के अंदर जो तीसरा चैप्टर हमारा है वो किसके ऊपर है, इवैक्यूएशन के ऊपर है। उसके बाद आपको जो है क्या रास्ता बचता है कि अपने को वहां से इवैक्यूएट करो, अपने यहाँ से अपने जान बचाओ, ठीक है। तो अब जो इवैक्यूएशन इन केस ऑफ हॉस्पिटल और मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग, इवैक्यूएशन कब कब रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट जो है वो 3 टाइप के डिजास्टर्स होते हैं जिसमें कि आपको हॉस्पिटल को या किसी बड़ी बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। कौन कौन से हो सकते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, मैन मेड डिजास्टर्स हो सकते हैं और कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मैन मेड तो नेचुरल क्या हो सकते हैं? नेचुरल के अंदर जो अर्थक्वेक आ जाए, बिल्डिंग के गिरने का डर है तो आपको इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ती है। हरिकेन वगैरह कुछ आ जाए, फ्लड्स आ जाए, ठीक है, तो भी आपको इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़ती है। या सुनामी जब वहां पर आई थी वो भी एक फ्लड था। फायर बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसमें हम बात कर रहे हैं। देन वोल्केनोज, लैंडस्लाइड्स, एक्सट्रीम हीट, टॉर्नेडो, सुनामीज, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें जो है अगर ये नेचुरल है जिसमें कि किसी भी बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने की नौबत आ सकती है। मैन मेड कौन कौन से हो सकते हैं? कोई एक्सप्लोजन हो जाए, ठीक है, कोई बम की थ्रेट आ गई, एक्सप्लोज हो गया तो आपको लोकेशन शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो बायोलॉजिकल थ्रेट आ जाए, केमिकल थ्रेट कोई आ जाए कि भाई किसी ने गैस छोड़ दी, ठीक है। बायोलॉजिकल का आपको पता ही है कि सुना क्या नाम है वो हुआ था, क्या था वो, कोविड था, है ना, कोरोना था, वो एक तरह से बायोलॉजिकल थ्रेट थी, बट वी हैड नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। और रेडियोलॉजिकल डिस्पर्शन, कोई रेडियोलॉजिकल कोई चीज क्या हो जाए, कोई रेडियोलॉजिकल का कुछ एग्जांपल पता है किसी को? वहाँ पे कोई रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट हुआ हो, रेडियो न्यूक्लियर क्या कहते हैं अपना रिएक्टर है या कुछ इस टाइप की कोई चीज है, अगर कोई फट जाए या कुछ हो जाए, उस सिचुएशन के अंदर जब सब तरफ जो है क्या कहते हैं न्यूक्लियर रेस चली जाती हैं अगर, ठीक है, तो उनसे बचाव के लिए एक जो है आपको बता देते हैं कि कितने एरिया के दूर के जितने भी सब इवैक्यूएट कर जाओ, ठीक है। उसका टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या है, वो क्या है, वो है जैसे ऑयल स्पिल हो गया, गैस लीक हो गया, है ना। गैस लीक का हुआ तो पता है, भोपाल में गैस लीक हुआ था ना, ठीक है। तो जो है गैस लीक हो गया तो आपको जो है रेडियो पे, टीवी पे वार्निंग मिल जाती है कि भाई इस एरिया के लोग इवैक्यूएट कर दें अपना बचाव को। उसमें अगर हॉस्पिटल होगा उसको भी इवैक्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, वहाँ पे इवैक्यूएशन की आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, तो उसको आपको जो है नेशनल उसके ऊपर या लोकल टीवी के उसके ऊपर जो है या रेडियो के ऊपर आपको मैसेज मिल जाएगा, प्लीज इवैक्यूएट कीजिए, ठीक है। तो उन सिचुएशंस के अंदर आप इवैक्यूएशन करते हैं। हम इस टाइम पे फायर को डील कर रहे हैं तो फायर के बारे में आपसे बात करेंगे। मैंने पहले जैसे बताया आपको कि whenever जो है in the case of a fire, evacuation is performed once the preventive and suppression measures have failed to contain the fire and lives are under immediate threat. तो evacuation कब करते हैं? जब हमारा preventive action फेल हो जाए, हमारा suppressive action फेल हो जाए, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर जो है और लोगों की जिंदगी जो है, लाइफ जो है अंडर थ्रेट हो, उस सिचुएशन के अंदर जो है इवैक्यूएशन के लिए ऑर्डर दिया जाता है। ये हायर मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर यह आदेश पास होता है। अब अगर जैसे डिसीजन मेकिंग फॉर इवैक्यूएशन ये कैसे होती है इवैक्यूएशन, तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा हमने कि देयर इज अ रियल डेंजर और इनएविटेबल डेंजर, कि भाई आग लग गई है, रियल में लग गई है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है ना, अर्थक्वेक हो गया, कुछ हो गया, अगर रियल है डेंजर उस सिचुएशन के अंदर यस है तो इमरजेंसी डिस्चार्ज और इवैक्यूएशन रिएक्ट करना पड़ेगा। इमरजेंसी के अंदर आपको ऑर्डर पास हो जाएंगे हायर मैनेजमेंट की तरफ से, प्लीज इवैक्यूएट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अब अगर रियल डेंजर नहीं है, सिर्फ पैनिक है ना, थोड़ा बहुत डेंजर है
मगर अनएक्सेप्टेबल पैनिक है, बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, अनरेस्ट हो रहा है, उस सिचुएशन के अंदर है तो भी आप इमरजेंसी इवैक्यूएशन की कोशिश करेंगे। है तो वह बच गई साहब, किसी आप बहुत बड़े क्या कहते हैं बिल्डिंग के अंदर है, किसी मॉल के अंदर है या हॉस्पिटल के अंदर है ना, और पैनिक हो गया, वहाँ पे ब्लीड हो गया है, तो उसका क्या आंसर है? इवैक्यूएशन आंसर है। ठीक, बाहर आ जाओ उस पैनिक वाले एरिया से। ठीक, सिमिलरली अगर जो है पैनिक की सिचुएशन नहीं है, ठीक है, उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? रुक के देखते हो, देखते हैं यार क्या हो रहा है, ठीक है, और उस देखने के अंदर जो है आपको लगा ना नहीं आने तो वहां तो वास्तव में पैनिक है, यहाँ तो सब प्रॉब्लम है ना, ये इसकी वजह से मतलब रियली आग लगी हुई है या टेररिस्ट आए हुए हैं या कुछ आया हुआ, डिजास्टर हो गया, उस सिचुएशन के अंदर आपने रुक के देखा है, आपने डिसीजन लिया, ठीक है, ये भी जो है इवैक्यूएशन करना है, उसका भी करना है, जो वहाँ पे वल्नरेबल लोग हैं उनका भी करना है, हॉस्पिटल में तो वल्नरेबल कौन है? पेशेंट्स है, ठीक है, वी आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी? पेशेंट्स की प्रायोरिटी, रेस में मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब अगर आपको स्टैंड बाय करके अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, होने के चांसेस हैं, तो आपका कंट्रोल डिस्चार्ज हो गया, और लगता है कि भाई ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, ऐसी फेक कॉल थी, तो आप रिटर्न टू नॉर्मल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? डिसीजन मेकिंग का जो है डायग्रामेटिक वे के अंदर बताने की कोशिश की है। क्या कोशिश की गई है कि अगर रियल डेंजर है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन, रियल डेंजर नहीं है मगर पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट हो रखा है ना, उस सिचुएशन के अंदर अगर दिमाग यस कहता है, आपको यस मिलता है, आप इवैक्यूएशन कर जाओगे, ठीक है। आपको लगता है कि भी ये नहीं है तो आप रुक के देखोगे, ठीक है। उसमें अगर आपको फील होता है कि भाई नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम जो कि नुकसान कर सकती है, आप इमरजेंसी इवैक्यूएशन कर जाओगे, ठीक है। और उसमें लगता है कि नहीं, चीजें जो है कंट्रोल डिस्चार्ज हो सकता है ना, कंट्रोल डिस्चार्ज हो सकता है, तो आप कंट्रोल डिस्चार्ज करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो नॉर्म बैक टू नॉर्मल करोगे, ठीक है। ये एक थोड़ा सा उसी चीज को डायग्रामेटिक वे के अंदर बनाने की कोशिश की, ठीक है। अब आता है इवैक्यूएशन ट्रायंगल, वो ट्रायल्स। तो ट्रायल्स जैसे कि हम लोग मेडिकल वाले लोग हैं, तो ट्रायल्स, हाँ जी मैडम, ट्रायल्स कैटेगराइजेशन ऑफ पेशेंट, कैटेगराइजेशन ऑफ पेशेंट या कैटेगराइजेशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। जहां पे हमें लग रहा है कि वी हैव टू टेक डिसीजन, तो हमें कैटेगराइज करना है। जैसे कहानी है ना कि सब एक नाव के अंदर जो है एक यंग कपल है, ठीक, और साथ में उसके माँ बाप भी हैं, और साथ में उनका एक बच्चा भी है, ठीक। और जो उसको चला रहा है नाव को, वो कहता है कि किसी एक को जब मारनी पड़ेगी पानी के अंदर, नहीं तो सारे मरेंगे, है ना। तो वहां पे क्या होगा? ये करना पड़ेगा, है ना, स्ट्रेस करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा किसको जो है पानी में धक्का दिया, ठीक है। यार तो असल में अगर ट्राइस क्या होता है, ये ठीक, उस समय पे आपको डिसीजन लेना होगा। आप यंग कपल हो, बच्चा है 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, है ना, या 2 साल का, 4 साल का, अरे यार बच्चों ने फेंक दी, जो भी बड़ा फिर यार ये मेरे भाव में सूखे से फेंक दूं, मैं खुद क्यों पूछ जाऊं, है ना। ये सोचते यार वाइफ को ना फेंक, दूसरी शादी कर ले। फिर सिचुएशन वही रहेगी, लाइफ के अंदर बहुत स्मार्ट बन रहा है, इसको ना धक्का दे दूं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, तो यही मांगो। आजकल तो बड़े कानून हमारे फेवर में ही है, जरा चू करेंगे तो अपना एफआईआर लॉन्च कर देंगे, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी अपने हिसाब से सोच रहा है ना। हमारे जैसा बंदा है जो है, वो जो फौजी है, थोड़ा जाने देने, हम सारी जिंदगी कर ली, चले निकल लें तो अपन निकल जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय पे वो एक्चुअल रियल लाइफ का ट्रायल्स है कि क्या डिसीजन होता है। तो जो एल्डर्स होंगे, हमेशा एक चीज से याद रख लेना, जो एल्डर्स होंगे, है ना, वो हमेशा अपना सैक्रिफाइस देने की कोशिश करेंगे, सो दैट दे आर अवेयर कि यार इनकी लाइफ अभी बाकी है, ठीक है, पता नहीं समझ में। तो इस हिसाब से जो है इसी चीज को ट्रायल्स, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं ट्रायल्स के अंदर, कि मेरे पास में पेशेंट्स भी हैं, पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो चल सकते हैं,
है ना, वॉकिंग वुंडेड जिसको बोलते हैं। ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर पड़े, ऐसे हैं जो बाइपैप पे पड़े, ऐसे हैं जो फ्रैक्चर के केसेस पड़े नहीं चल सकते, ऐसे हैं जिसको थोड़ी सहायता करो भाई। पूरे हॉस्पिटल के अंदर अगर मेरे पास अभी 150 पेशेंट है तो 100 अटेंडेंट भी घूम रहे होंगे ना, तो हो सकता है मेरे 50% अटेंडेंस में बोलो यार ये अच्छा है, एक पेशेंट लेके जाओ, है ना। कहने का मतलब ये है, तो उस बेसिस पे आप ट्राइज करो, आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो, डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रायोरिटी, ठीक है। 1 2 3 4 उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगाने को ट्राइज बोल, क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। अगर मैंने 4 में से किसी एक को धक्का देना है तो पहला किसको धक्का दूंगा, 2 को देने की जरूरत पड़ेगी तो दूसरा कौन होगा, तीसरे को देने की जरूरत पड़ेगी तो तीसरा कौन होगा, और चौथे को देने की जरूरत पड़ेगी तो चौथा कौन होगा। गीता है क्या? गीता नहीं है। कल मैंने कागज पे लिखा था, पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी, चौथी प्रायोरिटी, ठीक है। लेक्चर वाली गीता किसको पता है इसका, है ना, उसको ट्राई करो। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास में वॉकिंग वुंडेड पेशेंट जो अपने आप चल सकता है, ठीक है, तो उसको किसी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, वो क्या हो गया, E0, वॉकिंग वुंडेड, चलने फिरने वाला पेशेंट, ठीक है। थैंक यू सर, आप जाइए अपने आप, ठीक है, ठीक है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको अटेंडेंट ही ले जा सकता है, ठीक है, तो आप उस टाइम पे उनसे बताया जाएगा कि भाई जो है एक अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है, कोशिश ये रहे कि वो अटेंडेंट ही पेशेंट को लेकर चला जाए, ठीक है। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो एक आदमी से नहीं जाएंगे, ठीक है, हो सकता है उसको 2 आदमी, तो वही 2 वाले हो गए। अब कुछ ऐसे हैं कि जिनको 4 बंदे या 3 बंदे उठा के ले जाएं, ठीक है, चाहे वो उसको चाहे इसको वो गोद में उठा के ले जाएं, चाहे उसको ट्रॉली में उठा के ले जाएं, कैसे भी ले जाएं, बट उसको 3 से 4 बंदे चाहिए। तो कहने का मतलब हमने कैसे डिफाइन कर दिया इसको कि जिनको किसी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 assistant can do, 2 assistants are required, and 3 and more assistant are, ठीक है। तो दिस इज द वे ट्रायल ऑफ पेशेंट्स होते हैं। उस टाइम पे जो पेशेंट्स हैं, इंक्लूडिंग वल्नरेबल, सपोज वहां कोई प्रेग्नेंट लेडी घूम रही है, वो तो इसमें आ जाएगी ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए EGS में मुझे अच्छा, ये बड़ा डायग्राम अच्छा लगा था, इस किताब में मैं देख रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको, दिस इज द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन कि ट्रायल्स को कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया? हाँ जी मैडम। अब ये नोटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी का, जैसे NABH वाले बोलते रहते हैं ना, क्वालिटी वाले बोलते रहते हैं कि साहब कोई परफॉर्म हो, उसके लिए परफॉर्म हो, ठीक है। इसमें यहाँ पे भर लेना इंसर्ट लोकल इमरजेंसी नंबर, और यहाँ पे भर लेना इंसर्ट एड्रेस ऑफ द रेस्टोरेंट। इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट आपको फायर डिपार्टमेंट को बताने की जरूरत है, तो ये आपका परफॉर्म है, ठीक। इन केस ऑफ फायर, कॉल द फायर सर्विस एट, नंबर आपका लिखा होना चाहिए, ये नोटिस कहाँ लगा हुआ होगा, वहाँ लगा हुआ होगा, ठीक। आज द ऑपरेटर इज दिस द फायर सर्विस, जो इन्फॉर्म कर रहा है या फायर सर्विस स्टेशन से बोल रहे हैं, जैसे वो यस बोलता है, व्हेन द फायर सर्विस स्टेशन आंसर्स यस, तो आप बता दोगे कि फायर एट सो सो प्लेस, सो सो बिल्डिंग, ठीक है। एट यहाँ पे इंसर्ट एड्रेस ऑफ द रेस्टोरेंट, चाहे इसको आप ईमेल पे भेजें, चाहे इसको आप मैसेज भेजें, चाहे इसको आप मुंह से भेजें, कैसे भी भेजें, या इस पे एक्शन करें। दिस इज द परफॉर्मर फॉर क्वालिटी वाले, तो इनके लिए बता के देना जरूरी है ना, तो क्वालिटी लोग चाहे नाराज हो जाते हैं, ठीक है जी। अब ये आ गया है इवैक्यूएशन के टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इवैक्यूएशन जो है वो उस ट्रायल से समझ में आ गया हो, जिसमें मैंने बोला था कि वॉकिंग वुंडेड है, अपने आप जा सकते हैं। यहां क्या बात कर रहे हैं टाइप ऑफ इवैक्यूएशन के अंदर, कि जहां पे सिर्फ डू नॉट मूव द पेशेंट, हमने पेशेंट को मूव नहीं करना, बट तैयार रहना, प्रिपेयर फॉर इवैक्यूएशन। मतलब हायर मैनेजमेंट क्या आपको डायरेक्शन दे रहा है कि प्रिपेयर ओनली, कि आप मेंटली एंड फिजिकली यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी इवैक्यूएटेड इंक्लूडिंग योर पेशेंट्स, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर यहां पे क्या कहता है, डू नॉट मूव योर पेशेंट्स,
बट बिगिन टू प्रिपेयर फॉर इवैक्यूएशन। अपनी तैयारी करके रखो। क्या तैयारी करके रखोगे? भाई मेरी व्हीलचेयर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मेरे पास स्ट्रेचर है कि नहीं है, पेशेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करा है कि नहीं करा है, कंबल हमने रखा कि नहीं रखा, किसी को उठा के ले जाना पड़ गया, चादर मेरे पास है कि नहीं, कहने का मतलब है कि इस टाइप से प्रिपेयर करने की बात है। आप सारे रिसोर्स के साथ तैयार हो। ठीक। दूसरा है ग्रेजुअल। इसमें इमीडिएट डेंजर नहीं है मेरे पास, बट मुझे पता है कि देयर आर चांसेस ऑफ डेंजर। ठीक है, तो मेरे पास में टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, मैनी आवर्स टू सेवरल डेज। कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है और बिल्डिंग पूरी नहीं गिरी है, या आग लग गई है पूरी नहीं बुझ पाई है, या उसको कुछ बुझा दिया है मगर फिर भी वहां से बिल्डिंग फंक्शनल नहीं है, तो उसकी बिजली चली गई, उसका पानी चला गया, है ना। तो आपके पास में क्या है, मैनी आवर्स टू सेवरल डेज। ठीक है, और उसको ग्रेजुअल मैनर के अंदर जो है उनको इवैक्यूएट कर सकते हो बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, बेस्ड ऑन दैट ट्रायल्स। ठीक है। देन है रैपिड इवैक्यूएशन। इसमें आपको 1 से 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। मतलब इसमें कि हायर मैनेजमेंट ने बोल दिया कि भाई अब तो जानी वो करना ही करना है, तो क्या कहता है, इवैक्यूएट एज क्विकली एंड सेफली। इवैक्यूएशन का मतलब ये नहीं कि भीड़ बकरी की तरह से जैसे पिक्चर छूटती है लोग धक्का देकर बाहर निकल रहे हैं, है ना, या जो मेट्रो से जब मेट्रो रुकती है प्लेटफॉर्म के ऊपर तो धक्का देकर जा रहे हैं। जो समझदार लोग हैं वो लाइन बना के रखते हैं, अंदर घुसने वाले की लाइन अलग है, बाहर निकलने वाले की अलग है, पहले लोग बाहर निकलते हैं अंदर घुसते, है ना, प्रॉपर्ली होता है। ठीक, कहने का मतलब है इवैक्यूएट एज क्विकली एज सेफली। क्विकली मतलब जल्दी से जल्दी, सेफली मतलब ताकि आपस में ना भिड़ जाए लोग। ठीक है, एंड लिमिटेड टाइम पीरियड है प्रिपेयर करने के लिए, 1 से 2 घंटे का आपके पास है। एक इमीडिएट इवैक्यूएट इमीडिएटली और पेशेंट एंड स्टाफ में डाई, अदरवाइज पेशेंट और स्टाफ में इमीडिएट। भाई आपके पास में बोला जी भैया इमीडिएट प्लीज इवैक्यूएट इमीडिएटली, फायर इज आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, प्लीज सेव योर पेशेंट एंड योरसेल्फ। ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर इमीडिएटली जो है आपने इवैक्यूएट करना है। ठीक है, तो प्रिपेयर ओनली कुछ दिनों का आपके पास टाइम मिल जाता है, ग्रेजुअल में घंटों से दिनों का, रैपिड के अंदर आपको 1-2 घंटे का टाइम है, और इमीडिएट वाले के अंदर यू हैव नो टाइम बट टू सेव योर पेशेंट्स लाइफ एंड योर। ठीक है, इमीडिएटली आपने करना है, बट सेंसिबली एक्शन होना। ठीक है, अगर आप वेल ट्रेन्ड हैं, जैसे रेगुलर क्लासेस चलती हैं, रेगुलर ट्रेनिंग हो रही है, उस सिचुएशन के अंदर आप calm and quiet, cool manner के अंदर without any panic, you will be able to save your patient as well as your life, whole life. ठीक है। अब प्रिपेयर ओनली के अंदर इसने क्या बोला, क्या क्या है जी, कि जब आपको ये बोला गया है कि आपके पास में कुछ समय है तो, और आपको लग रहा है कि काफी स्मोक होने जा रहा है या फ्लेम्स कंट्रोल में नहीं है, तो आपको मैंने बताया था कि फायर डोर्स होते हैं। ठीक है, फायर डोर्स की क्या क्वालिटी थी, एक तो ये फायर रेजिस्टेंट होता है, जो कि आपको 3 से 2 से 3 मिनट से लेके 3 से 4 से 5 से 6 घंटे तक आपको देने को तैयार है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये स्मोक को भी रोकता है फायर डोर्स। ठीक है, जो अच्छी नई बिल्डिंग्स बन रही है, नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, उसमें फायर कंपार्टमेंट्स में बिल्डिंग को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जो दो फायर डोर्स हैं उसके बीच में एक फायर कंपार्टमेंट होता है। इसी मैंने बोला था आपको, कौन सा कंपार्टमेंट बोला था, अलार्म कंपार्टमेंट बोला। ठीक है, एक फायर कंपार्टमेंट में कई सारे अलार्म जोन्स हो सकते हैं, बट एक अलार्म जोन के अंदर कई फायर कंपार्टमेंट नहीं हो सकते। फायर कंपार्टमेंट वो है जहां पे कि यू कैन कंटेन और कन्फाइन द फायर। ठीक है, तो उस जहां पे आप कंटेन या कंफाइन कर सकते हैं फायर को, या कैद कर सकते हैं फायर को उस समय के लिए, वो आपका फायर जोन को क्या कहते हैं, फायर जोन बोलते हैं, फायर जोन बोलते हैं, है ना। ठीक है, देन क्या है, एंश्योर जो बाहर जाने के रास्ते हैं ये क्लियर हो। ठीक है, जो आपकी सीढ़ियां हैं या रैंप हैं उस पर सामान रख देते हो और उसके बाद में कहां से जाओगे। कहने का मतलब ये है, इवन ड्यूरिंग पीस टाइम जब प्रॉब्लम नहीं है, रूटीन में भी जो है आपके जो स्टेयर्स हैं, आपके जो रैंप्स हैं, दे शुड ऑलवेज बी क्लियर। क्योंकि जो डिजास्टर होता है वो आपसे पूछ के नहीं आता, अगर पूछ के आने लगा तो फिर तो आप रोकना दोगे उसको। ठीक है, देन क्या है, लोकेट एंड सिक्योर पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड।
हमारे पास पेशेंट है, उसका जो इक्विपमेंट उसके हाथ लगा हुआ है और जो उसका रिकॉर्ड है वो जो है आपको संभाल के रखने की पूरी कोशिश करनी है। आपको पता नहीं लगेगा क्या पेशेंट है, ठीक है। तो मेडिकल रिकॉर्ड एंड जो उसके साथ में इक्विपमेंट लगा हुआ है उसको जो है मेडिकल सप्लाई है उसको आपने संभाल के रखना। रेडिएशन ट्रांसफर जो है मैंने बोला ना, व्हील चेयर, ब्लैंकेट है, ये सारा आपने तैयार करके रखना। देन सेट इन मोशन a system to move people to designated assembly point। मैंने असेंबली पॉइंट्स का बताया था, ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम पेशेंट्स को जब निकालेंगे या खुद भी निकलेंगे तो कहाँ पे इकट्ठा होंगे। तो जहाँ पे इकट्ठे होते हैं उस जगह को असेंबली पॉइंट बोलते हैं। फायर के केस में असेंबली पॉइंट नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ होगा और सुनामी के केस में असेंबली पॉइंट कहाँ होगा, क्यों? हाँ? नहीं तो सब निकल लेंगे सुनामी के अंदर, पानी के अंदर, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली जो है तो ये क्या कहता है, डू नॉट इक्वेट अनलेस गिवन द ऑथराइजेशन। सो कहने का मतलब ये इवैक्यूएशन का ऑर्डर देगा फायर मैनेजमेंट, आपको इवैक्यूएशन का ऑर्डर देगा, अदरवाइज chaos हो जाएगा, ठीक है। देन आता है टाइप ऑफ मूवमेंट। जो इवैक्यूएशन का मूवमेंट है ये कितने टाइप का होता है? सबसे पहली दिमाग में बात क्या आती है कि आप उसी फ्लोर पे दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करते हो, उसको क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन बोलते हैं। कि सेम फ्लोर पे आपने, आपका सपोज रूम नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप निकल के रूम नंबर 6, 7, 8, 10 की तरफ जाने की कोशिश करें। या कोई वी शेप की बिल्डिंग है या एल शेप की बिल्डिंग है तो अगर एक विंग में उसके प्रॉब्लम है, आग लगी है या कोई सम प्रॉब्लम, तो उसी फ्लोर की दूसरी साइड में आप जाओगे, दूसरे लिम्ब की तरफ चले जाओगे तो वो क्या आपका हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूरा पूरा फ्लोर डेंजर में है तो आप जो है इधर यू मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल इवैक्यूएशन बोलेंगे, ठीक है। फायर के केस के अंदर कोशिश ये रहती है पहली प्रायोरिटी वर्टिकल मूवमेंट की। लेकिन अगर आपके 10वें फ्लोर पे फायर लगी हुई है, ठीक है, और पूरे फ्लोर पे देयर इज नो ऑप्शन, तो देन यू विल मूव अपवर्ड। तो इसलिए वर्टिकल मूवमेंट और vertical evacuation, most of the time it is downward. If it is not feasible, then it is vertical upward. Then shelter in place, मतलब आप एक पर्टिकुलर रूम में है या पर्टिकुलर वार्ड में है या पर्टिकुलर हॉल के अंदर है या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, you have no option but to wait there. उसको क्या बोलेंगे? Shelter in place। जहां थे वहां पे वहां रह जाओ, अपने दरवाजे बंद करो so that there you can stop flames और आपका धुआं कम से कम है, and wait for the help। उसको क्या बोलेंगे? शेल्टर इन प्लेस। कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पता है कि यार पूरे फ्लोर पर आग लगी हुई है, ठीक है, या गन लेकर के टेररिस्ट घूम रहे हैं, ठीक, उस सिचुएशन में, या एक गांव से 50 लोग आगे लट लेकर के, तो क्या करते हो? क्यों मजीद क्या करते हो? मंदिर के अंदर बैठ जाते हो ना। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ठीक है, कि भैया अपना दरवाजा बंद करो, अंदर से कुंडा बंद करो और हो जाओ, एंड हायर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करो कि सर ये सिचुएशन हो गई है, तो हम क्या करेंगे? पुलिस को फोन करेंगे, फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे, जैसे सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या है वो शेल्टर इन प्लेस। समझ में आ गया? शेल्टर इन प्लेस भाई क्या लिखा मैंने इसमें? 2 विंडोज बंद कर दो भाई और वेट करो। तो क्या आपकी किस्मत बस की, ठीक है, आपकी किस्मत आपको अच्छी लिखी हुई है तो कोई आपको बचाना आएगा, नहीं लिखी हुई है तो आप जय हिंद हो जाओगे, ठीक है। लेकिन तो उसको क्या करोगे? तो ये टाइप ऑफ मूवमेंट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ हजार्ड। मैंने क्या बोला? इन केस ऑफ फायर डाउनवर्ड और इन केस ऑफ सुनामी अपवर्ड, ठीक है। स्पेसिफिक इसलिए मैंने इसको विंडो बना के दिखाने की कोशिश की, ठीक है। बाढ़ आ जाए बिहार में या कहीं पे भी तो हमेशा आपने डाउनवर्ड नहीं जाना है, नहीं तो पानी बह जाओगे। इवैक्यूएशन रूट। इवैक्यूएशन रूट मतलब जो आपके कॉरिडोर्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि 2.5 मीटर का 2.5 मीटर का कॉरिडोर होना चाहिए, जो बना अदरवाइज जैसा है वैसा उसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके जो इग्रेस रूट्स हैं वो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वहां पे कोई भी सामान रखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे पीछे जो आपने देखा बिल्डिंग्स के जो पीछे की साइड में सीढ़ियां बनी हुई होती हैं,
स्टेयरवेल टाइप बने हुए होते हैं, ठीक है, और या गोल गोल सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, उसमें क्या लोग करते हैं, सफाई का सामान रखते हैं। अब जब जरूरत पड़ती है तो फिर वहाँ उसी में अटक के करते हैं नीचे, या उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और स्टेयरवेल, एक कल शाम को मैं अपनी ही खुद की अपने बिल्डिंग जिसमें हम रह रहे हैं 27 मंजिल की बिल्डिंग है, उसमें 2 स्टेयर्स, एक उसमें ऊपर नीचे जाने के एक तो लिफ्ट बनी हुई है, दूसरे उसमें 2 स्टेयर्स बनी हुई है, ठीक है, 2 टाइप। एक स्टेयर जो है जिसमें लिखा हुआ है एग्जिट, एक में लिखा हुआ फायर एग्जिट। तो बताएगा दोनों में क्या, एक पे दोनों में फायर एग्जिट क्यों नहीं लिखा? क्यों सर, आपके दिमाग में बात आती है? आती है। और फायर एग्जिट गोज टुवर्ड्स सेफली, इसमें है कि दोनों नीचे जा रही है, दोनों नीचे जा रही है। कल रात को मेरे को समझ में आया कि दोनों में क्या फर्क है, कल ध्यान से मैंने देखा। सर एग्जिट वाला जो हम नॉर्मल अपने रूटीन में यूज करते हैं, फायर एग्जिट जो होता है वो हमेशा खाली होता है, कोई भी उसमें मतलब कोई भी सामान या कोई भी हर्डल नहीं रखा होता, जिससे इनके कोई फायर हुआ है तो हम इजीली मूव कर सकें। और क्या रीजन हो सकता है? डिजाइन में क्या फर्क हो सकता है? सर वो ज़्यादा चौड़ी होती है, मतलब उनका जो साइज होता है वो थोड़ा वाइड होता है। और क्या फर्क हो सकता है? स्पेसिफिक क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एग्जिट और फायर एग्जिट नहीं सेम स्टेयर्स है, तो फायर प्रूफ है, मतलब लेफ्ट साइड वाली जो स्टेयर जा रही है वो है, एक राइट साइड वाली है, उनके डिजाइन में क्या फर्क हो सकता है? स्पेशियस होने चाहिए बड़े, वो बराबर है, सब बराबर है। जो कल मैंने देखा ध्यान से कि दोनों में क्या फर्क है, तो मैं बार बार बात कर रहा हूँ फायर डोर की बात कर रहा हूँ, है ना? जो नॉर्मल स्टेयर्स हैं, नॉर्मल स्टेयर में कोई डोर नहीं होगा, हर फ्लोर पे खुलती है ना स्टेयर्स, तो जो नॉर्मल स्टेयर्स है जिसमें आपने एग्जिट लिखा हुआ है वो नॉर्मल एग्जिट है, ठीक है, वो ओपन है, कोई डोर नहीं उसमें। जो फायर एग्जिट जिसके ऊपर लिखा हुआ है उसमें जब ये फ्लोर पे खुलती है तो देयर हैज टू बी अ डोर, प्रैक्टिकली दैट डोर हैज टू बी फायर रेजिस्टेंट डोर, ये फर्क होगा, ठीक है। सो दैट कि जिस भी फ्लोर पे आग लगी हुई है आपको फायर डोर बंद होना है। क्या बोला गया कि जब आपको इवैक्यूएट करना है यू गॉट टू क्लोज द फायर डोर, ताकि आपको इवैक्यूएट करने में ये टाइम दे। फायर को आप कैद करने की कोशिश करते हैं, कंटेन करते हैं, कन्फाइन करते हैं, कैसे कन्फाइन करोगे जब तक आप फायर डोर को बंद नहीं करोगे? तो जितने भी आपकी जिस भी स्टेयर वेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इट इज लाइक ए वेल, इट इज क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। और रूटीन में चल रही है फिर वो, जितने हर फ्लोर के ऊपर एक डोर लगा हुआ है, दैट डोर हैज शुड बी फायर रेजिस्टेंट और दैट डोर शुड बी फायर डोर, ठीक है। नियम में होना चाहिए, वो है नियम के अंदर, लगाते नहीं लगाते दैट इज डिफरेंट इशू, बट दैट डोर हैज टू बी फायर डोर एंड दैट हैज टू बी क्लोज, सो दैट जब उस एक पर्टिकुलर फ्लोर के लोग उसको इवैक्यूएट करेंगे अपने फायर एग्जिट में, तो दे आर सपोज्ड टू बी क्लोज, ठीक है। सो दैट अगर भैया 10वें फ्लोर पे लगी है, 15वें फ्लोर वाले को नीचे उतरना है, तो 10वें फ्लोर का अगर फायर डोर उसका बंद है तभी तो आप उससे निकलोगे नीचे, नहीं तो कैसे निकलोगे? वो फायर उसमें घुस जाएगी फायर स्टेयर के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल एग्जिट में और इसमें। इनफैक्ट मैंने जो सुपर टेक वाली बिल्डिंग थी उसमें भी 2 फायर जो है स्टेयर केस में, लेफ्ट में बना हुआ है, राइट में, ठीक है। इनफैक्ट देखा है तो 2 एक्सट्रीम पे होने चाहिए। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बिल्डिंग बनती है ना, गवर्नमेंट बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग देखोगे उसमें स्टेयरवेल बने हुए हैं, एक इस कॉर्नर में एक इस कॉर्नर, ठीक है। बीच में लिफ्ट के आसपास भी हो सकता है, ठीक है, मगर जो एक्सट्रीम पे भी होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वाले के ऊपर आपको जो है दैट डोर हैज टू बी देयर, होना चाहिए, तभी आप उसको इवैक्यूएशन पर्पस के लिए फायर एग्जिट लगाते हो, तभी वो जो है फायर एग्जिट की तरह से फंक्शन करेगा, फायर एग्जिट को माना जाए। अगर फायर एग्जिट नहीं माना जाता अदरवाइज तो कहीं से ऊपर से कूद जाओ यार फायर आ गई, ठीक है। बस तो कहने का मतलब ये डिफरेंस है। और कल स्पेसिफिकली मैंने जो है वो चेक किया अपनी बिल्डिंग के अंदर, तो वहाँ पे ये नॉर्म्स फॉलो किए, ठीक है।
तो वो डोर फायर रेजिस्टेंट है कि नहीं, वो तो जब आग लगी तो पता लगेगा, है ना। अदरवाइज काफी थिक डोर्स और वो ऐसे हैं कि आप एक बार बंद कर दोगे ना, खोलना मुश्किल है, ठीक है। छोटी मोटी आवाज से नहीं खुलेंगे, कुंडा लगा दोगे तो बिल्कुल पूरा सेफ हो उसका, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे फिर जो है, तो सबसे पहला तो जो इवैक्यूएशन रूट्स हैं दे शुड बी क्लियर। वहाँ पे कोई भी आपने कचरा बाल्टी शल्टी कुछ नहीं रखना है ना। और सो दैट कि इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट, जरूरत एक ही बार पड़ेगी, जिंदगी में बार बार जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और स्टाफ शुड बी, स्टाफ को भी पता होना चाहिए, चाहे हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल स्टाफ को पता होना चाहिए हमारा एग्रेस रूट किधर है, हमारा फायर एग्जिट किधर है, हमारा रैक किधर है, ठीक है, ठीक। और जो इसमें क्या होता है कि पहले से डेजिग्नेट करने चाहिए कि भाई उस सिचुएशन में कौन बंदा क्या काम करेगा। तो उनको क्या वार्डन्स बोलते हैं या हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अपनी सिक्योरिटी टीम है, तो सिक्योरिटी टीम को प्लस फायर फाइटिंग वाली टीम है, इस टीम को उस समय पे इस्तेमाल किया जाएगा कि भाई एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर या वार्डन्स के तौर पर, समझ गए। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी वाले को पता है कि कौन सी चीज कहां पे है, ठीक है। जो आपका टेक्निकल स्टाफ है वो उसकी पहली प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, टू सेव हिज और हर पेशेंट, ठीक है। तो उसकी चार्टर ऑफ ड्यूटी में अगर मैं बात करूंगा तो जो जैसे ICU-1 का स्टाफ है, ICU-2 का स्टाफ है, ICU-3 का स्टाफ है, ICU-2 का स्टाफ है, दे आर रिक्वायर्ड टू सेव देयर पेशेंट्स, ठीक है। बट जो हमारे सेफ्टी वाले, सिक्योरिटी वाले लोग हैं, जो फायर वाले लोग हैं, अदर जो लोग हैं हमारे, उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है वो इसका पार्ट करें। तो हर फ्लोर पे जो है बिल्डिंग्स के अंदर जो अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर फ्लोर का आपको सिक्योरिटी वाला होगा, ठीक है। उसे पता है, उसको जब अनाउंसमेंट होगा तो हो जाएगा कि प्लीज कंट्रोल ट्रैफिक, आएगा ना उसके लिए ऐसे। जब अनाउंसमेंट होगा उसके कंट्रोल पैनल से या कंट्रोल रूम से कि इस फ्लोर पे ये प्रॉब्लम आ रखी है, ठीक है। ये लोग जो है अपने अपनी ड्यूटी के ऊपर जो है दे आर सपोज टू बी। अब जैसे सपोज आप वर्टिकल अपवर्ड इवैक्यूएशन है, ठीक है, वर्टिकल अपवर्ड इवैक्यूएशन, तो वहां पे अगर सिक्योरिटी वाला ऊपर है वो बंदों को काम इनवाइट कर सकता है कि ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप टॉप फ्लोर पहुंच जाते हैं तो आजकल तो हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या कहता है, इवैक्यूएशन प्लानिंग टू इंक्लूड इमरजेंसी ट्रांजिट रूट्स, असेंबली एरिया एंड होल्डिंग एरिया एंड डिस्चार्ज एरिया एंड डिस्पर्सल एरिया, कई सारे नाम है इसमें, ठीक है। द लेवल ऑफ इवैक्यूएशन, कितने टाइप का इवैक्यूएशन है, या तो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, दो टाइप का हो सकता है ना। लेवल अगर बात करोगे तो कैसा हो गया, तो कंप्लीट इवैक्यूएशन है जब आप 100% इवैक्यूएट कर रहे हैं, पेशेंट भी और आप भी, ठीक। और पार्शियल क्या है, जब आपको बोला कि भाई सो एंड सो फ्लोर हैज टू बी इवैक्यूएटेड, सो एंड सो विंग हैज टू बी इवैक्यूएटेड, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपका पार्शियल इवैक्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। तो फॉलोइंग सिचुएशन में वारंटी इवैक्यूएशन कौन कौन सी है वो हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। फायर हैजार्ड वगैरह। जो कंप्लीट इवैक्यूएशन है ये नॉर्मली एज ए लास्ट रिसोर्ट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एस्टिमेटिंग नीडेड पर्सनल फॉर रिसोर्सेज, ठीक है। तो पहले बात क्या है, इफेक्टिव इवैक्यूएशन कब हो सकता है हॉस्पिटल में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास नंबर ऑफ स्टाफ कितने हैं, हमें ये पता नंबर ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ कितने हैं, ठीक है, अवेलेबल ट्रेन्ड पर्सन, एंड देन एट एनी गिवन टाइम टू परफॉर्म द नेसेसरी इवैक्यूएशन ड्यूटीज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि किसको किस टाइप की ड्यूटी उस टाइम पे करनी पड़ेगी। जो टेक्निकल जो हमारा स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, ये पेशेंट को इवैक्यूएट करने में, हेल्प करने में काम करेंगे, मैनेजमेंट करने में। जो सिक्योरिटी वाला सिक्योरिटी का काम करेगा, फायर वाला फायर का काम, इस टाइप से वो। फिर ये जो है स्पेशली जो इन्होंने बोला कि भाई जो टेक्निकल मैन पावर जो है हॉस्पिटल की, ये रेशो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी रेशो के हिसाब से जो है एम्प्लॉयमेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे ICU का यहाँ पे क्या दे रखा है कि रूटीन में 1:8 का रेशो, ये अमेरिका के ये वो है, एक पेशेंट, एक नर्सिंग स्टाफ जो है 8 पेशेंट को देख सकता है, प्लस में देखा अप्रॉक्स 1:8, मतलब एक का 1.5 भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। ये निशान क्या इंडिकेट करता है, इक्वल और लेस देन, ठीक है।
सिमिलरली जैसे आईसीयू के अंदर है, आईसीयू, नेओनेटल, पोस्ट एनेस्थेसियोलॉजी, लेबर रूम, डिलीवरी रूम, इमरजेंसी यूनिट, इसमें 1:2 का रेशो, ठीक है। हमारे लिए सेम है, 1:2 का है। 1:2 में आपका जो वेंटिलेटर वाला 1:2 है, जो आपके नॉन वेंटिलेटर टाइप के पेशेंट है 1:3 4 भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। जनरल सर्जिकल यूनिट 1:5 का बोला इसका, ठीक। तो ये जनरल एक बताया हुआ है जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं, WHO के स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि ये मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने WHO की किताब से लिया है, पर जो कि अमेरिका में पब्लिश हुई, ये दोनों चीज़ें। तो अमेरिकन हॉस्पिटल्स के लिए इंटरनेशनल पब्लिकेशन किया है, उसमें ये है। सेम हमारा इंडिया के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो कोई ये कहता है मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट है, ये देख लेना भाई, इसकी फोटो खींच सकते, ठीक है। नहीं, हमारे में थोड़ा अलग है, तो ज़्यादा फर्क क्या, मतलब थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। थोड़ा बहुत तो ये तो इसने कर दिया ना, माइनर डिफरेंस देखो, इसने क्या बोला, इस निशान का क्या मतलब है, हाँ, इस निशान का क्या मतलब है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है, ठीक है। ये आगे मैंने बता दिया ना कि वेंटिलेटर 1:2, ठीक है, नॉन वेंटिलेटर 1:3 4 तक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नॉर्मल यूनिट्स के अंदर, जनरल वार्ड के अंदर 1:8 की बात कर रहा हूं, रूटीन 8 के 10 भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निशान क्या बोल रहा है, 10 भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, 8 भी 6 भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, गिन के थोड़ी ना करोगे। स्टाफ का ऑथराइजेशन होता है, ये थोड़ी ना इतना स्टाफ देते हैं पेशेंट आ ही जाएंगे, समझ गए वो चीज। कुछ उन्होंने मॉडल दिए हुए इवैक्यूएशन के मॉडल, ठीक है। तो जियोग्राफिक मॉडल, इससे क्या समझते हैं जियोग्राफिक से, कि भाई एक बिल्डिंग है, उसको डिफरेंट विंग्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट फ्लोर्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जियोग्राफिकली जैसे सपोज जी भाई 10th फ्लोर लेफ्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, या 3rd फ्लोर आईसीयू एरिया है, इस टाइप से है ना, उसमें आपको जो है जियोग्राफिकली आपको बता दिया जाएगा, डायरेक्शंस आ जाएंगे हायर मैनेजमेंट से कि भाई ये विंग पहले सब जो है, और तो ये बेसिकली क्या डिजाइन के ऊपर डिपेंड कर देगा, उसी के हिसाब से आपको सिचुएशन को देखते हुए हायर मैनेजमेंट ऑर्डर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, यूजुअली अप्लाइड इन केसेस ऑफ ग्रेजुअल इवैक्यूएशन, ग्रेजुअल इवैक्यूएशन करना है आपको उस सिचुएशन के अंदर, बताया जाता है कि पहले ये बिल्डिंग का ये पोर्शन खाली होगा, उसका बिल्डिंग का ये पोर्शन खाली होगा, ठीक है। ये सिंपल सी वो चीज है। इसके फायदे क्या हैं, फायदे ये है कि ये अलाउज फॉर ए पार्शियल इवैक्यूएशन, कंप्लीट इवैक्यूएशन तो पकड़ा क्या है ना, क्या अपना क्योस होने के चांस है, पर इसमें आप प्लान तरीके से बता देते हो पार्शियल इवैक्यूएशन के अंदर, ठीक है, कि भाई बिल्डिंग के इस पार्ट के पेशेंट पहले, बिल्डिंग के इस पार्ट के इसके बाद, इस पार्ट के इस बाद, ठीक है। नुकसान क्या है इसके अंदर, हम रिक्वायर कंसीडरेबल इवैक्यूएशन नहीं जा रहा, ठीक है। मैं तो तभी करता हूँ ना जब आपके पास टाइम जो है आपको कुछ समय मिल जाता है। उसके बाद में आपका रिसोर्स, बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, कि आपके जितने रिसोर्सेज हमारे पास, जिस हिसाब से रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस हिसाब से हायर मैनेजमेंट प्लानिंग करता है कि भाई किसको कब इवैक्यूएट करना है। तो क्या है, यूजुअली अवेलेबल रिसोर्सेज, यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, है ना। और ये क्या कहता है, इसमें टॉप डाउन या बॉटम अप मैनर के अंदर इस जो है इसको यूज किया जाता है। बट इसमें जब जहां आप रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो रिसोर्सेज कभी भी सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होते, एक हमेशा याद रखिए, रिसोर्सेज आर ऑलवेज एट रिस्क, हमेशा कम हो। और जब डिजास्टर की सिचुएशन तो और भी कम पड़ेंगे रिसोर्सेज। आज आप एक फ्लोर पे, एक वार्ड में 2 व्हीलचेयर से काम चला लेते हो, लेकिन जब आपको डिजास्टर होगा उसमें आपको हो सकता है 10 के 10 व्हीलचेयर चाहिए, है ना। तो उस सिचुएशन के अंदर बेस्ड ऑन रिसोर्सेज आप अपनी प्लानिंग करते हो, हायर मैनेजमेंट आपको बताता है, या जो उस समय पे सीनियर है या इंचार्ज है, उस समय पे बेस्ड ऑन द सिचुएशन प्लानिंग करके और डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। कहते हैं यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन आता है, ठीक है, उसको उसने दिया। देन एक्टिविटी मॉडल ऑफ इवैक्यूएशन, एक्टिविटी मॉडल में क्या कहता है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब अगर आपको 100 बंदे आपने बचाने हैं और आपको लगता है कि
100 बंदे में से 10 बंदे ऐसे हैं कि यार जिनको मैं रिसोर्सेज लगा दूंगा तो मेरे बाकी के 90 बच जाए, समझे कि नहीं? कौन से जो जिसमें आपको मैंने क्या बोला E3 वाले जैसे पेशेंट, तो E3 वाले पेशेंट में क्या 3 या 4 बंदे लगने थे उसको, एक तो पता लगा कि मेरे पास में 100 बंदों का स्टाफ है, 100 पेशेंट है, ठीक है, तो वो अगर 3 बंदे मिले तो मेरे 30 पेशेंट निकले, ठीक है, लेकिन निकालने तो मैंने 100 है, तो उसमें क्या है ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना, एडवांटेज देना, ठीक है, वो हमारा बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। क्या कहता है? पेशेंट्स नीडिंग द मोस्ट असिस्टेंस आर द लास्ट टू बी ट्रीटेड। जिनको सब एग्जांपल E3 का दिया ना मैंने कि जिनको सबसे ज्यादा असिस्टेंस है उनको सबसे लास्ट के लिए छोड़, ठीक है, पता है समझ में? चाणक्य ने कुछ बोला था इसके बारे में? इस चीज के बारे में चाणक्य ने कुछ बोला है नीति में? हाँ? क्यों? कि अगर एक गांव को बचाने के लिए एक घर की अगर का बलिदान देना पड़े तो उस घर का बलिदान दे दो, समझे? अगर एक शहर को बचाने के लिए एक गांव का बलिदान देना पड़े तो उस गांव का बलिदान दो, और अगर एक कंट्री को बचाने के लिए एक स्टेट का बलिदान देना पड़े तो आप क्या करो? उस स्टेट का बलिदान दे दो, सो दैट कंट्री इज सेव, ठीक है? वो कौन सा प्रिंसिपल था? एक्टिविटी मॉडल का, ठीक है। चाणक्य जी कब कह गए थे? हम तो आज इसको अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, ठीक है? आया समझ में लड़की क्वालिटी, ठीक है, है? बाकी तो अंग्रेजी लिखी इसके अंदर। पेशेंट्स स्पेशल नीड वाले पेशेंट हैं, वो इवैक्यूएशन उस पर डिपेंड करेगा, तो मैंने पहले उसमें क्लासिफिकेशन बता दिया, ठीक है, ट्राइल्स के अंदर बता दिया, ठीक। एक एडिशनल चीज क्या है इसके अंदर? एक इमोशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ये इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल उस टाइम पे क्या होता है, मास क्या होता है, डिप्रेशन होता है, मास हिस्टीरिया होता है। देखा ना कोविड के टाइम पे सारे डर गए थे, जो डर गया वो मर गया, वो कोविड के टाइम पे हुआ, है ना? उस टाइम क्या करते थे कोविड के टाइम पे पेशेंट को? खुश रहो, जो पिक्चर अच्छी लगती है देखो, जो गाने अच्छे लगते हैं सुनो, जोर से सुनने अच्छे लगते हैं जोर से सुनो, है ना? सो नो फियर, ये प्रिंसिपल हमने फॉलो किया था इस हॉस्पिटल के राउंड के टाइम पे। मैं बोलता था पेशेंट्स को जाकर के कि आप लोग जो पिक्चर लगती देखो ना यार, चिंता मत करो, डरो मत, ठीक है? मैं कहा जो डर गया मर गया। तो मैक्सिमम कैजुअलिटीज जो उस टाइम कोविड 2 के टाइम पे हुई हैं वो उन्हीं लोगों की हुई हैं जो स्ट्रेसफुल लोग, जो टाइप ए टाइप की पर्सनालिटी होती हैं, जिनको हर चीज के अंदर कमियां नजर आती हैं, हर चीज में आप स्ट्रेस में रहते हैं, है ना? तो कहने का मतलब वो लोग जो है ना, फियर की वजह से काफी लोग हैं इसमें। फिर पेशेंट प्रायोरिटाइजेशन डिफरेंट इवैक्यूएशन सिनेरियो को पहले एक बार बता दिया मैंने, ठीक है? सेम वही चीज है। क्या रखना है याद इसमें रखना है? पेशेंट प्रायोरिटाइजेशन में वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइम, स्टाफ एंड इक्विपमेंट रिसोर्स अवेलेबल फॉर द इवैक्यूएशन। इसलिए तो 3 टाइप के हो गए ना इवैक्यूएशन, मैंने बता दिए, रिसोर्स मॉडल और एक्टिविटी मॉडल और जियोग्राफिक मॉडल, ठीक है? कि ये चीज याद रखनी है पूरे इस लेक्चर के अंदर जब मैंने बात की है इवैक्यूएशन के अंदर। एक और मैसेज क्या है? पेशेंट प्रायोरिटाइजेशन में भी वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइम, स्टाफ एंड इक्विपमेंट रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर इवैक्यूएशन। कि आपके पास में टाइम कितना है, आपके पास में ट्रेन्ड स्टाफ एंड ट्रेन्ड स्टाफ कितना है, और आपके पास में इवैक्यूएशन के लिए इक्विपमेंट्स कितने हैं, क्या, और वेदर यू आर ट्रेन्ड फॉर दैट और नॉट, यूज ऑफ दैट। ये इसका जो है कैरी होम मैसेज है इवैक्यूएशन का एज ऑफ। थैंक यू।